आज हम लोग पढ़ेंगे आयनिक सिद्धांत या आयनिक थियरी। ये क्या होता है इसको आज जानेंगे। यहाँ पर देखेंगे स्वांटे आर्हेनियस एक वैज्ञानिक का नाम है, स्वांटे आर्हेनियस। तो स्वांटे आर्हेनियस ने सन 1887 में वैद्युत अपघटन की क्रिया और वैद्युत अपघटनों के अन्य गुणों को स्पष्ट करने के लिए एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे वैद्युत वियोजन का सिद्धांत कहते हैं। इसे थियरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन या आयनिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। पेपर में ये दोनों नाम से पूछा जाता है, एक वियोजन का सिद्धांत या आयनिक सिद्धांत, दोनों एक ही चीज़ है, या वियोजन का सिद्धांत या आयनिक सिद्धांत। यहाँ पर देखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार इसको हम कह सकते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, किसी वैद्युत अपघट्ट को, पहले तो जान लेते हैं वैद्युत अपघट्ट क्या होता है। यहाँ पर आया है वैद्युत अपघट्ट। यहाँ पर वैद्युत अपघट्ट क्या होता है, यानी कि वे पदार्थ जिसके जलीय विलयन में विद्युत को प्रवाहित किया जाए उसे वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। तो यहाँ पर ये देखेंगे तो यहाँ पर कह रहे हैं किसी विद्युत अपघट्ट को जल या किसी अन्य विलायक में अगर से घोला जाए तो वह दो प्रकार के विद्युत आवेशित कणों में विभाजित हो जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, आयनन कहते हैं या वैद्युत वियोजन कहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर मान लें, यहाँ पर जैसे सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, तो NaCl को यदि जल में घोला जाता है तो यानी कि इसको हम बोल सकते हैं, यहाँ में जल पे घोलने पर ये अपने आयनों में टूट जाता है। जैसे यहाँ पर Na+ और Cl माइनस में टूट जाता है। ये हमारा किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है। ये भी हमारा किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है। तो एक बार पुनः देखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर क्या है, यानी कि किसी वैद्युत अपघट्ट का मतलब ये होता है कि वे पदार्थ जिसके जलीय विलयन में विद्युत को प्रवाहित किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्ट कहते हैं। यानी कि यहाँ पर वही चीज़ बोल रहे हैं। तो किसी वैद्युत अपघट्ट को जल या किसी अन्य विलायक में यदि घोला जाता है तो दो प्रकार के आयनों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। यहाँ पर दो प्रकार के विद्युत आवेशित कणों में विभाजित हो जाते हैं या टूट जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, आयनन कहते हैं। जो ये पूरा हमारा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे, आयनन कहेंगे या आयोनाइजेशन कहते हैं। और इसको दूसरे नाम से विद्युत वियोजन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है NaCl, यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे NaCl को ये तोड़ेंगे तो ये अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। यहाँ पर विद्युत आवेशित कणों में विभक्त हो जाता है। तो आयनन की क्रिया जो होती है वो उत्क्रमणीय होता है, मतलब रिवर्सिबल होता है। जब किसी विद्युत अपघट्ट को जल में घोला जाता है तो वैद्युत अपघट्ट के अणुओं तथा आयनों के मध्य साम्य अवस्था स्थापित हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो देखेंगे ये रिवर्सिबल का सिंबल हम कह सकते हैं, साम्य अवस्था स्थापित हो जाता है। जैसे यदि हम बात करें, जैसे कोई AB कोई पदार्थ है, इसको अगर से जल में घोला जाता है, जल में घोलने पर अणु जो AB है ये अपने आयनों में टूट जाता है। कहने का मतलब ये अपने आयनों में टूट जाता है। जैसे यहाँ पर A+ और यहाँ पर B-, तो यानी कि ये हम मान लेते हैं ये किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में, क्योंकि AB ऐसा पदार्थ है जिसको जल में घोला जा रहा है। जल में घोलने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल में घोलेंगे तो ये एक्वस बन जाएगा, तो इसका जलीय विलयन बोला जाता है। तो इस प्रकार से A अपने आयनों में और B अपने आयनों में टूट जाता है। AB हमारा किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, ये हमारा क्या है, एक्वस फॉर्म में है। तो ये साम्य अवस्था पर, यहाँ पर अगर से बात करें साम्य अवस्था पर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये सक्रिय द्रव्यमान के अनुसार अगर से यहाँ पे बात करें तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ A और एक्टिव मास ऑफ A और इनटू क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ B अपान क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ AB। तो उसी को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा साम्य अवस्था पर, तो यहाँ हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ A
यहाँ पर ए हमारा किस फॉर्म में, पॉजिटिव फॉर्म में, जो किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में, तो इसको हम एक्वस फॉर्म में यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यानी कि एक्टिव यहाँ पर इनटू एक्टिव मास ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर बी, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा बी माइनस यहाँ पर ये हो जाएगा, ये भी हमारा किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, इसको हम दिखा सकते हैं। ये अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्टिव मास ऑफ ए बी, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ ए बी, तो ए बी हमारा किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है। अब ये ध्यान देना है, ये जो यहाँ पर आयनिक सिद्धांत है, तो आयनिक सिद्धांत ये इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, के बराबर होता है। जहाँ पर के क्या है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं जहाँ के बराबर क्या है, एक स्थिरांक है, एक स्थिरांक है। तो स्थिरांक है, इसे वियोजन स्थिरांक कहते हैं। यानी कि यहाँ पर एक स्थिरांक है जिसे क्या कहते हैं, जिसे वियोजन स्थिरांक कहते हैं। अब या इसको वियोजन स्थिरांक के अलावा यहाँ पर आयनन स्थिरांक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आयनन स्थिरांक या आयोनाइजेशन कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो किसी विद्युत अपघट्ट को यदि जल में घोलने पर उसके सभी अणु आयनित नहीं होते हैं, यहाँ पर आगे हम इसको देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं किसी वैद्युत अपघट्ट को जल में अगर से घोला जाता है, तो जल में घोलने पर उनके सभी अणु यदि आयनित नहीं होते हैं, तब किसी वैद्युत अपघट्ट के अणुओं का वह भाग जो आयनों के रूप में वियोजित हो जाता है, तो उसे हम आयनन की मात्रा या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या वियोजन की मात्रा कहते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं उसी को हम यहाँ पर बोल सकते हैं आयनन डिसोसिएशन। यहाँ पर देखेंगे वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है, किसी विद्युत अपघट्ट को जल में घोलने पर उसके सभी अणु आयनित नहीं होते हैं। इतना ध्यान देना है कि अगर से हम कोई भी पदार्थ को अगर जल में घोलते हैं तो पूर्णतः आयनित नहीं होता है। तो यानी कि किसी वैद्युत अपघट्ट के अणुओं का वह भाग जो आयनों के रूप में वियोजित हो जाता है, आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा कहलाता है। आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा कहलाता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो हम कह सकते हैं अतः आयनन की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयनन की मात्रा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम निकालेंगे आयनों में वियोजन अणुओं की संख्या अपान क्या हो जाएगा, अपान वियोजन से पूर्व अणुओं की कुल संख्या। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले से अगर से हमको आयनन की मात्रा निकालना हो तो हमको ये इतना चीज़ पता होना चाहिए, अणुओं में यहाँ पे आयनों में वियोजन अणुओं की संख्या अपान वियोजन से पूर्व अणुओं की कुल संख्या, ये पता रहेगा तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे इसका यदि हाँ एक चीज़ और ध्यान देंगे, इसका मान 1 या 1 से कम होता है। यहाँ पर सदैव इसका मान यहाँ पर नीचे हम नोट कर दे रहे हैं, इसका मान 1 या 1 से कम होता है। इसे प्रतिशतता में भी व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर
हम बात करें अगर प्रतिशत में इसको व्यक्त करना हो तो यहाँ पे आयनन की मात्रा को कैसे दिखा सकते हैं, तो यानी कि यहाँ पर आयनन की प्रतिशतता ये बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयनन की मात्रा, जो जितना आयनन की मात्रा यहाँ पे कैलकुलेट करने पर आएगा उसमें आयनन की मात्रा में यहाँ पर इंटू कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका जो आएगा ये परसेंटेज में आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर उसी को, तो यहाँ पर देखेंगे इस आयनिक सिद्धांत से आधारित एक क्वेश्चन यहाँ पर है। जैसे दिया गया है, यदि NH4OH, यहाँ पर उत्क्रमणीय का सिंबल है, NH4 प्लस और OH माइनस, मतलब ये ऐसा पदार्थ है, विद्युत अपघट्ट है, इसको घोला जाता है, तो जल में घोलने पर ये अपने आयनों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, NH4 प्लस OH माइनस में। तो यहाँ पर अपक्रिया के आरंभ में यहाँ पर 25 अणु थे, यानी कि यहाँ पर जब अपक्रिया शुरू होने के पहले यहाँ पर 25 अणु हैं और इनमें से केवल 5 अणु वियोजित होते हैं। तो वियोजन की मात्रा की गणना पूछा है, तो यहाँ पर इस फार्मूले से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, आयनन की वियोजन की मात्रा यहाँ पर निकालेंगे। तो आयनों में वियोजित अणुओं की संख्या अपान क्या हो जाएगा, वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या, दोनों दिया गया है तो अपान करके दोनों को डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे, जब इसको हल करेंगे तो हल करने के लिए यहाँ पर वियोजन की मात्रा बराबर, तो ये फार्मूला यहाँ पर नोट कर लेंगे। ये फार्मूला आप लोग यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ पे फार्मूला लिख नहीं रहे हैं, तो इसी को हम यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अणुओं में वियोजन, आयनों में वियोजन अणुओं की संख्या, तो यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पे वियोजन कितने अणु वियोजित हो रहे हैं, 5 अणु वियोजित होते हैं, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 5 अपान, यहाँ पर हो जाएगा, आगे दिया है, यहाँ पे दिया है वियोजन से पूर्व अणुओं की कुल संख्या, वियोजन के पूर्व अणुओं की संख्या कितना है, 25 अणु, यहाँ पे दिया है अपक्रिया के आरंभ में 25 अणु है, यानी कि इसको अपान कर देंगे 25। अब इसी को यहाँ पर काट देंगे, तो यहाँ पर 5 × 5 5 5 × 25, तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.2, यहाँ पर इतना आपका आंसर हो जाएगा यही। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे आयनिक सिद्धांतों को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर आगे हम यहाँ पर आयनन पर प्रभाव डालने वाले कारक के बारे में इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।